हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में मैंने कुछ असाइनमेंट्स आपको दिए थे, आई होप सबने किया होगा और इसके सारे नोट्स आप बनाते रहो। उसके बाद हम लोग बहुत सारे मल्टीपल राउंड ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव होंगे एज वेल एज न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, नाउ एक मैंने इस ओरल क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग दैट इनर्शिया कि जब बस स्टार्ट होती है सडनली तो हमारी बॉडी में कौन सी इनर्शिया ब्रेक होती है या कौन सी इनर्शिया प्रेजेंट रहती है उस टाइम, और या बस जब रुकती है या हम लोग किसी कर्व के थ्रू जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी इस साइड जा रहा है बट बस इधर को जाता है, तो व्हाई इट इज हैपनिंग। ओके, सो उसका आंसर किसी ने अभी तक कमेंट बॉक्स में नहीं दिया था, ठीक है, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। उसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे पहले क्या पढ़ा था। ठीक है, रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है आप लोग कंटेंट लिखो, उसके बाद मेमोराइज करो उस चीज को। जैसे पहला कंटेंट क्या था इस चैप्टर का, जब हमने स्टार्ट किया था कंसेप्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था, और कंसेप्ट ऑफ फोर्स बस इतना लिखने के बाद आप लोग को स्टॉप हो जाना है कॉपी पे। नाउ थिंक ऑफ इट, क्या था कंसेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के बारे में सबसे पहले किसने बात किया था, तो एरिस्टोटले फैलेसी ने। इन्होंने क्या बोला था कि किसी भी बॉडी का जो नेचुरल स्टेट होता है, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था उसकी रीजन कि ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, जिसको किसने गलत किया था, गैलीलियो ने। और इससे रिगार्डिंग हमने एक एक्सपेरिमेंट भी देख लिया है, ठीक है, गैलीलियो ने। और इन्होंने क्या बोला था कि नहीं, वो नेचुरल स्टेट जो होता है वो बिना किसी फोर्स की वजह से होता है। इवन जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उस नेचुरल स्टेट को ब्रेक कर दोगे। जैसे रेस्ट में कोई बॉडी है तो उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। कोई मोशन में ऑब्जेक्ट है तो इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोक सकते हैं ना। उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट की बात आई थी जिसका नाम था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ डिस्कस कर लिया था, जहां से हमें क्या मिला था, फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिला था, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। डेफिनेशन ऑफ फोर्स हमें मिला था। फोर्स को डिफाइन किस लॉ में किया गया था, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में, जो एक इसके अकॉर्डिंग क्या था, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी, इवन शेप एंड साइज एज वेल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स के बाद पढ़ा, इसके बाद पढ़ा था टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा था हमने। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, जिसमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ा था, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। यहां से एक क्वेश्चन जो आता है कि क्या क्वेश्चन, आप आंसर दीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन, क्या बैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है, रेस्ट से मोशन, यस और नो। जल्दी से यस और नो। यस, योर आंसर विल बी नो। स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और बैलेंस्ड फोर्स का रिजल्टेंट कितना होता है, इसका आंसर रिजल्टेंट विल बी 0 इन बैलेंस्ड फोर्स। नेट फोर्स उस बॉडी पे कितनी लगती है, 0। क्या बैलेंस्ड फोर्स उसके शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, योर आंसर विल बी यस। आंसर क्या होगा, यस होगा। ठीक है, चलिए, क्या बैलेंस्ड फोर्स किसी एक और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से आता है कि क्या बैलेंस्ड फोर्स कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है और उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, तो क्या उसके यूनिफॉर्म मोशन के कंडीशन को ब्रेक कर सकता है, योर आंसर विल बी यस और नो। ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको नॉन यूनिफॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ता है। उसके बाद अनबैलेंस्ड फोर्स का देखा था हमने कि अनबैलेंस्ड फोर्स लगते ही क्या कर सकते हैं, स्टेट भी चेंज हो सकता है, स्पीड भी बढ़ सकता है, घट सकता है। उसके अलावा उसका शेप एंड साइज भी हम लोग उससे चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट से क्या हमें मिला, लॉ ऑफ इनर्शिया। और उसी लॉ ऑफ इनर्शिया से क्या न्यूटन ने बनाया था, अपने फर्स्ट लॉ को बनाया है। ठीक है, सी गैलीलियोज हैज गिवन अस द concept of inertia, and how many types of inertia we studied, 3 types. and what is inertia? inertia एक बॉडी की आदत होती है कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही कंटिन्यू रहना चाहता है, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। एक एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करके देखो, उसका रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, मोशन से रेस्ट में चला जाएगा, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ऑल दैट चेंजेस विल ब्रिंग आउट आप बाय अप्लाइंग अ एक्सटर्नल फोर्स। नाउ वहां पे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आप इफ यू आर सिटिंग इन अ बस, ठीक है, और बस
ऑल ऑफ सडन स्टार्ट होती है। तो मैं ऐसे चेयर पे बैठा हूं, ठीक है, तो मेरा अभी पोजीशन क्या है, रेस्ट में है, और बस आगे की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। लेट सपोज ये चेयर है एंड यू आर सिटिंग हियर, ठीक है। तो जैसे ही बस आगे की तरफ जाना चाहेगा तो आप किधर जाना चाहेंगे, आप अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहना चाहेंगे, ठीक है, जो आपका स्टेट क्या है, रेस्ट पे। तो आप पीछे की तरफ जाएंगे, क्यों, क्योंकि बस आपको आगे ले जाना चाहता है, लेकिन आपकी टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहने की। सो यू लीन इन द बैकवर्ड साइड। यस, नाउ इफ आई टेक द सेकेंड कंडीशन, जहां पे बस चल रही हो, तो आपका टेंडेंसी क्या है, मोशन में, आगे की तरफ आप जा रहे हो। तो आगे की तरफ जा रहे हो, जैसे ही बस ब्रेक मारेगा तो आप क्या, हमेशा आगे की तरफ जाने की आदत हो गई ना, कैपेसिटी क्या है, आगे की तरफ जाने की। तो आप लीन फॉरवर्ड करोगे, क्योंकि यू आर अपोजिंग दैट चेंज। आप बस क्या बोल रहा है कि रुक जाओ पीछे की तरफ, अब नाउ बी इन रेस्ट, बट योर टेंडेंसी इज टू बी इन मोशन, सो यू विल लीन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द बस इज मूविंग। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नाउ यहां पे मैं एक कर्व बना के दिखाऊंगा। तीसरा था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो पहले में मैंने क्या किया था, जब बस रुका हुआ था तो किस इनर्शिया को ब्रेक कर रहे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब मोशन में है तो किस इनर्शिया को ब्रेक कर रहे हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। नाउ लेट सपोज दिस इज अ रोड और ऐसा टर्निंग है, ठीक है, एंड यहां पे एक कार है, ठीक है। तो जब इफ यू आर सिटिंग हियर इन दिस कार, तो हमारी अभी टेंडेंसी क्या है कि या सीधे ऐसे जाने की, लेकिन ये ऐसे टर्न करेगा। तो योर बॉडी विल गो इन दिस डायरेक्शन, बट दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज योर बॉडी डोंट वांट टू चेंज योर डायरेक्शन, बिकॉज क्यों, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन्ड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। सो बिफोर मूविंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, उसके पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मतलब सीधा, एक स्ट्रेट लाइन, तो मोमेंटम से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। नाउ पहले यहाँ पे देखते हैं इसके नोटेशन के बारे में। ये स्मॉल p और एक एरो दिखाया गया है। नाउ आई होप चैप्टर 1 में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपकी आइडिया होगी। स्केलर और वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके ऊपर एरो दिखाया जाता है। इस एरो का क्या मतलब है, ये डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, डायरेक्शन। नाउ अ वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन। आई होप ये सबको कंसेप्ट पता होगा, और एल्स इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो आई कैन मेक इट। नाउ कुछ अभी मुझे कुछ वेक्टर क्वांटिटीज के नाम बताओ। वेलोसिटी, उसके ऊपर भी एरो दिखा सकते हैं। एक्सेलरेशन, उसके ऊपर भी एरो दिखा सकते हैं। कोई और वेक्टर क्वांटिटी याद आ रही है, फोर्स आइडियली एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके ऊपर भी हम लोग ऐसे एरो दिखा सकते हैं। तो ये एरो का नोटेशन क्या दिखाता है कि ये क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ क्या क्या है, डायरेक्शन। आई होप मोमेंटम का ये सिंबल आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ ये मोमेंटम होता क्या है, आई विल गिव यू 2 कंडीशन, एवरीवन जस्ट नोटिस इट। एक 2 बॉल है, ठीक है, यहाँ पे 2 बॉल है। एक है लेट सपोज 1 kg का और एक है 2 kg का, ठीक है। दोनों को सेम हाइट से आपके पैर के ऊपर गिराया जाएगा, तो चोट किससे ज्यादा लगेगा, किससे ज्यादा लगेगा, ऑफ कोर्स 2 kg वाले बॉल से, ठीक है। नाउ अब एक कंडीशन मैं लेता हूं जिसमें 2 बॉल लेता हूं, ठीक है, एक 1 kg और दूसरा भी बॉल कितना है, 1 kg। नाउ मैं कुछ इसमें, यहां पे क्या था, दोनों में मास डिफरेंस है। तो मान लो मास इसमें ज्यादा है, तो इसमें क्या m1, इसका m2 मास है, इसका m1 है। सो m2 इज ग्रेटर देन m1। तो यहाँ पे फोर्स किसका ज्यादा है, F2 इज ग्रेटर देन F1। नाउ इस कंडीशन में मैंने क्या किया, 1 kg, अब मैं इसको फेंक रहा हूं, ठीक है, आई एम थ्रोइंग इट। मान लो मैंने इस बॉल को लिया और आई एम थ्रोइंग इट ऑन ए वॉल, दोनों बॉल को। लेकिन एक मैं चेंजेस इसमें क्या करूंगा कि फर्स्ट बॉल को मान लो मैंने 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से फेंका, और सेकेंड बॉल को मैंने 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी या स्पीड से मैंने थ्रो किया। अब बताओ कौन ज्यादा इंपैक्ट करेगा, किसमें ज्यादा चोट लगेगा, जिसमें वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब सेकेंड बॉल, ठीक है। तो यहां पे जिसका ये मान लो मैंने v2 है, इसका वेलोसिटी v1 है, तो v2 इज ग्रेटर देन v1, इसलिए फोर्स ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ 1। तो माय क्वेश्चन इज दैट, क्या मास डिफरेंट होने से फोर्स ज्यादा कम बेसी हो रहा है, यस, और वेलोसिटी भी चेंज करने से फोर्स ज्यादा और कम हो रहा है।
तो क्या सिर्फ मास रिस्पॉन्सिबल है फोर्स लगने के लिए? नहीं। क्या सिर्फ वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है फोर्स लगने के लिए? नहीं, दोनों रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहां से एक नया टर्म जनरेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। ओके, तो वो फोर्स इसके मास और वेलोसिटी दोनों की वजह से लग रहा है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल और हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एक ट्रक है, ठीक है, उसका मास ज्यादा है और एक कार है, तो अब मास किसका मोमेंटम, किसमें डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा? कार टकराएगा या बस टकराएगा? तो ट्रक। तो ऑफकोर्स ट्रक का मास ह्यूज है, तो वो थोड़ा सा भी टक्कर मारेगा तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। और यही बॉल के केस में दोनों का मास सेम है बट वेलोसिटी मैंने बढ़ा के उसको फेंका, तो उसमें क्या हुआ? फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर हैविंग इंपैक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। So what is the definition of momentum? The momentum of a body is defined as product of its mass and velocity. ठीक है, इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिख सकते हैं? We will write it. तो यहां से डायरेक्ट आ गया P इक्वल्स टू P मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू यस वेलोसिटी। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। नाउ मेरा क्वेश्चन है कि ये मोमेंटम मैंने क्या बताया? वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन होती है ना। इस फॉर्मूला में कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? वेलोसिटी। और मास का तो कोई मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। 5 kg थोड़ी ना बोलूंगा कि 5 kg इस डायरेक्शन में लेके आओ, नहीं। क्या मैं बोलूंगा? वेलोसिटी। तो इफ आई एम थ्रोइंग दिस, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो इस मोमेंटम का डायरेक्शन क्या आएगा? इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ velocity is the direction of momentum, is the direction of momentum. I hope ये बात सबको समझ में आ गया। मोमेंटम। नाउ एक और नोट में यहां पे लिखेंगे, पहला नोट। ठीक है, अब यहां से कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं। फर्स्ट, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यस और नो? मास बढ़ेगा तो इफ मास विल इंक्रीज मोमेंटम विल इंक्रीज, इफ मास विल डिक्रीज मोमेंटम विल डिक्रीज। ये आप लोग लिख लोगे। ठीक है, तो इफ मास इज इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली रिलेशन। आई होप प्रोपोर्शनलिटी साइन के बारे में पता होगा कि मास बढ़ेगा तो ये इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन कहते हैं। मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, या मास इफ मास विल डिक्रीज देन मोमेंटम विल डिक्रीज। मैंने 2 एग्जांपल लिया था, 1 kg एंड 2 kg बॉल का। सेकेंड, कैन आई से दैट कि इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन ऑल्सो मोमेंटम इज इंक्रीजिंग, और इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग देन ऑल्सो मोमेंटम इज डिक्रीजिंग। या मैं ये बोल सकता हूं कि इफ बोथ मास एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो क्या होगा? मोमेंटम बढ़ेगा या घटेगा? दोनों बढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि इसका दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? बढ़ गया। नाउ इट विल इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। इफ बोथ मास एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस, मोमेंटम विल डिक्रीज। आई थिंक टिल दिस पॉइंट मोमेंटम का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसको आप नोट कर लो कॉपी में। ठीक है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, और एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इन चैट बॉक्स फास्ट, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। नाउ बहुत सिंपल सा है निकालने में। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ये इसका एसआई यूनिट होगा। सीजीएस यूनिट भी निकाल लेते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होगा? केजी, मास का सीजीएस यूनिट ग्राम, और वेलोसिटी का मैं ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका सीजीएस यूनिट। ठीक है, आई होप टिल दिस पॉइंट एवरीवन हैज अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम बाय दिस 2 डायग्राम्स। ठीक है, and we'll solve few questions on the basis of this, and then we'll move to the Newton's third law. अभी हमने क्या पढ़ा? अभी we have just completed this part, concept of linear momentum, ये यहाँ पे हमने पढ़ा। अब क्या शुरू होगा? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। एक बच्चा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान। कैलकुलेट द
कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ मैन मास 50 kg moving with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अब मान लो किसी चीज का मोमेंटम बढ़ाना है तो क्या करेंगे, या तो उसको उसकी वेलोसिटी कस के फेंको तो मोमेंटम चोट लगेगा उसको, या उसका वजन इतना बड़ा करोगे उस केस में भी उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो ये बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल है। 50 kg ऑन एन एवरेज सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, इफ यू आर नॉट देन इंक्रीज योर मास। और वेलोसिटी उनकी क्या होती है, लेट सपोज वो दौड़ते हुए आ रहा है, किसी दीवार से टकरा गया, किसी फेलो स्टूडेंट से टकरा गया, तो उसमें मोमेंटम कितना होगा। तो यहाँ पे कैसे न्यूमेरिकल करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या बेटा, मास इज हाउ मच 50 kg। ठीक है, वेलोसिटी इज हाउ मच 2 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे भी एरो लगा दो। ठीक है, ठीक है, मास कितना हो जाएगा 50, वेलोसिटी 200। बस अब 100 क्या, बस 100 लिख के छोड़ दोगे तो 100 क्या, वॉट। क्वेश्चन पूछेगा तो केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, shall we try one more question? Give me a shout out. चलिए, अब एक यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे हम बड़ा ही अच्छा वेरिएशन देखेंगे कि मास और वेलोसिटी बढ़ाने से क्या मोमेंटम में चेंज आते हैं। ठीक है, नाउ एक एलिफेंट का वजन कितना होता होगा, नियरली 2000 kg ले लेते हैं। कितना, 2000 kg। Now calculate the momentum of a elephant of mass 2000 kg moving with, तब तक आंसर मिल जाना चाहिए लिखते लिखते तक, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसी केस में बताना है दूसरे कि एक बुलेट है, उसको फायर कर रहे हैं। ठीक है, तो बुलेट का वजन तो बहुत कम होगा, बुलेट जो बंदूक में लगता है, बुलेट ऑफ मास पिस्टल 0.0002 kg मान लो। ठीक है, क्योंकि क्या बहुत ग्राम्स में उसका वजन रहेगा ना, बट उसकी वेलोसिटी क्या 5 रहेगी, नहीं, इससे बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ, देखना कितना इंपैक्ट अलग होगा, वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है। तो कैलकुलेट करते हैं जल्दी से, जस्ट गिव अ ट्राई। फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, लेट्स सी हाउ मच इट विल कम। तो फर्स्ट में मास कितना दे रखा है अपने को 2000 kg, वेलोसिटी कितना दे रखा है जल्दी से 5 मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम कितना हो जाएगा m इंटू वी, मास कितना है 2000, अरे यस और नो 5, 2000 कितना होगा, हाँ मैथ्स पार्ट रेस्ट इज यूज, कुछ गलत होगा तो रेक्टिफाइड, kg मीटर पर सेकेंड इजंट इट, 10,000 10,000 ये जीरो है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। नाउ बी पार्ट, मास कितना है 0.02 kg, तो क्या इसको ग्राम में चेंज करना है, नहीं, इट इज ऑलरेडी इन एसआई यूनिट, इसको नहीं चेंज करेंगे। अब ये नहीं कि इसको ग्राम में चेंज कर लिया, गलत हो जाएगा, हमेशा एसआई यूनिट में। वो एसआई यूनिट क्या है, मास का किलोग्राम, ये क्या है 400 मीटर पर सेकेंड। देन कितना इसका मोमेंटम होगा चेक करते हैं, मास कितना होगा, मास 0.02 इंटू 400। ठीक है, ये डेसिमल नीचे गया, 100 0 कैंसर, तो इसका तो बहुत कम आ रहा है 8 kg मीटर पर सेकेंड। तो किससे टकराना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, एलिफेंट से जिसका वजन 2000 kg है, या बुलेट से। तो आई थिंक बुलेट विल बी अ गुड आइडिया, बट डोंट ट्राई इट।
नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यूटन्स सेकंड लॉ. So now after understanding the concept of momentum, we are going to start with the Newton's second law. So Newton's second law का statement पहले एक एक पॉइंट हम लोग समझते हैं. यहाँ पे कौन कौन सा टर्म हमें पता चल गया. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, बहुत ही हेवी टर्म है. सी मैं एक ट्रिक देता हूँ, कभी भी रेट की बात करें ना कहीं पे भी, तो उस क्वांटिटी को हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं. तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज को कैसे दिखाते हैं, डेल्टा से. दिस सिंबल इज कॉल्ड एज डेल्टा. अब ये क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. एवरीवन जस्ट सी हियर. तो अभी मोमेंटम का सिंबल क्या था, डेल्टा पी. अब ये रेट बात कर रहा है तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से. तो लेट सपोज डेल्टा टी, या टी भी लिख सकते हैं, ठीक है. आई विल एक्सप्लेन इट लेटर पार्ट. ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. अब ये किसके बराबर है, is directly proportional to the external force applied, या इसको लिख सकते हैं F is directly proportional to the rate of change of momentum, linear momentum, yes or no. Yes, can we write so? Absolutely we can write. तो इस पूरे लाइन का मतलब बस इतना सा है कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज डेल्टा पी, रेट ऑफ change of linear momentum is delta p and rate of change of linear momentum is delta p by delta t. वो किसके बराबर है, applied external force. Now second part is this change is always takes place in the direction of applied force. अब मैं फोर्स लगा रहा हूं किसी बॉडी को, इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूं, ठीक है, और बॉडी इधर मूव कर रहा है. तो क्या वो मूवमेंट मेरे फोर्स की वजह से है, नहीं. वो तभी कंसिडर किया जाएगा कि मैं यदि इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा हूं, तो यदि द बॉडी विल मूव इन दैट डायरेक्शन देन ओनली वी विल कंसिडर दैट चेंज. सीधी सी बात है. मैं बोर्ड को अभी फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, तो बोर्ड को मेरे फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहेगा तभी मैं उसको कंसिडर करूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मान लो बोर्ड टूट के नीचे गिर गया, तो वो मैं अपने फोर्स की वजह से नहीं मानूंगा उसको, ठीक है. उसमें कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है. तो ये हमेशा ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. दिस वर्ड यू मस्ट हैव टू रिमेंबर. ओके, नाउ अब इससे क्या आया, अब देखो जहां पे भी फोर्स की बात आती है ना, तो वहां पे एक साइंटिस्ट का नाम होता है न्यूटन. ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी कोई फोर्स आए वहां पे लगभग न्यूटन का कंट्रीब्यूशन रहेगा ही रहेगा. आगे के चैप्टर्स में भी हम देखेंगे. अब यहां से अपने को एक मैथमेटिकल टर्म मिल गया, ठीक है. तो अभी तक हमने डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कुछ चेंजेस ला सकती है. लेकिन मैं पूछूंगा कि वो स्पीड को बढ़ा सकती है, ठीक है, पहला बात. स्पीड घटा सकती है, लेकिन मैं पूछूंगा कितना स्पीड बढ़ा सकती है. तो उसके लिए मुझे उस फोर्स की कैपेसिटी जाननी होगी कि कितना फोर्स मैं लगा रहा हूं. 10 न्यूटन का लगा रहा हूं, 20 न्यूटन का लगा रहा हूं, 5 न्यूटन का लगा रहा हूं. क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो उसको जो उसकी वेलोसिटी होगी उस पर भी असर पड़ेगा. 5 न्यूटन का फोर्स कम करेगा, 10 न्यूटन का फोर्स ज्यादा चेंज करेगा. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, और उसके लिए हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए. तो क्वेश्चन आता है कि बाय विच लॉ ऑफ न्यूटन वी हैव गॉट टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. सो योर आंसर विल बी न्यूटन सेकेंड लॉ. तो आंसर न्यूटन सेकेंड लॉ क्या दिया है, सेकेंड लॉ गिव्स us the magnitude of force. अब चलिए अब इसका डेरिवेशन करके देखते हैं, इसका मतलब क्या फोर्स आएगा हमारे पास, ठीक है. shall I erase this? चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T मैंने लिख दिया. इसी से हमें डेरिवेशन स्टार्ट करना है. नाउ मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी मास कितना है, m मान लेता हूं मैं मास. इनिशियली इसकी वेलोसिटी u है, और कुछ देर बाद इस पे फोर्स लगा और ये फाइनल वेलोसिटी v से मूव करने लगा. तो क्या इसका मास चेंज होगा, नहीं होगा. अभी एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे इसकी इनिशियल मोमेंटम क्या है, पी आई क्या है, इनिशियल
मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे क्या है, पी आई इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास m है, u इसकी वेलोसिटी है। उसी तरीके से फाइनल मोमेंटम, पी एफ क्या है, फाइनल मोमेंटम, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। नाउ मैं पूछूंगा तो चेंज कितना आया, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा पी। डेल्टा पी कितना है बेटा, तो फाइनल मोमेंटम कैसे निकालते हैं, कभी भी फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी चेंज निकालने के लिए किसी भी क्वांटिटी का फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लो अभी तो तुम्हारे पास 100 रुपये है, कुछ दिन बाद यू हैव 120 रुपीज, तो कितना पैसा में चेंज आया, तो 100 माइनस 120 करोगे या 120 माइनस 100, फाइनल माइनस 100 इनिशियल, तो मतलब प्लस 20 ऐड हो गए हैं। तो इन दैट वे ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग द चेंज वी सब्ट्रैक्ट द फाइनल क्वांटिटी फ्रॉम द इनिशियल क्वांटिटी। सो फाइनल कितना, एम वी माइनस एम यू। एनी डाउट? नाउ इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं अब, ठीक है। तो ये क्या है, एफ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख लो या टी लिख लो। मैं डेल्टा टी क्यों मान रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने मान लिया कि टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे क्या है, टी इनिशियल क्या है, 0 टाइम मैंने एज्यूम कर लिया, और यहाँ पे टी फाइनल मैंने मान लिया टी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा, उसी तरीके से डेल्टा टी विल बी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टी फाइनल इज हाउ मच, टी माइनस 0, तो ऑफकोर्स डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ रही है, टी ही आ जा रही है। तो ये अजम्पशन है। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू हियर, व्हाट वी विल गेट नाउ, सो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, लेट्स टेक इट नाउ, व्हाट वी विल गेट, एफ इज दैट डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दैट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। Let's operate it. So f is direct instead of p final minus p initial, what we can put, mv minus mu, और t final minus t initial कितना है, t है। Then what we will have, f is directly proportional to m कॉमन ले लूँ मैं, v minus u by t। अब एक बात बताओ मुझे, ये v minus u by t कोई क्वांटिटी याद है मोशन चैप्टर से, क्या ये एक्सेलरेशन है, क्या है एक्सेलरेशन, क्या है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे भी देखो रेट आता है तो ये t से डिवाइड हो जाता है, तो v माइनस यू बाई टी। तो f इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्या फॉर्मूला आ गया, नहीं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन, रिमेंबर इट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, शैल आई रेज दिस पार्ट, आई होप एवरीवन हैज नोटेड डाउन। नाउ अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन के बारे में हम लोग बढ़ते हैं। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब जब मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा और एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फिर भी फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। तो अब इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर वी ब्रिंग ए कांस्टेंट, ठीक है। सो वी विल डू इट, एफ इक्वल्स टू, नाउ इसको हटाए तो एक कांस्टेंट लेके आएंगे, हियर द फर्स्ट कांस्टेंट ऑफ योर लाइफ इज इंट्रोड्यूस्ड एज के। क्यों, क्योंकि आगे बहुत सारे कांस्टेंट ऐसे आएंगे, ठीक है, इन नेक्स्ट चैप्टर्स। सो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये के क्या हो गया सर, फोर्स का फॉर्मूला, तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो दिस इज ए कांस्टेंट, ठीक है। और ये कांस्टेंट न्यूटन ने ही कैलकुलेट किया था, और इसकी वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट किया था 1, ठीक है। नाउ इफ यू विल पुट दिस वैल्यू 1 इंटू एम ए, दिस फॉर्मूला विल बिकम फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू acceleration. I hope this is clear to everyone. M is here, mass of the body, A is acceleration. ठीक है, A is the acceleration. Now, I will erase this derivation is done. Now we will find the SI unit and CGS unit of force. ये force का मतलब क्या होता है, कि force को कितना कैसे feel करेंगे, कि कितना, you might have heard a dialogue कि 2.5 किलो का हाथ, तो वो कितने फोर्स से वो हमारे को फोर्स लगाएगा या चोट लगेगा उससे, विल फाइंड आउट, ठीक है। नाउ आई एम रेजिंग दिस पॉइंट, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला के एसआई यूनिट ऑफ फोर्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, मास इनटू, मैं कैसे किसी का भी एसआई यूनिट, ऐसे सिंपल ट्रिक है, you will start with the same logic. What is the SI unit of mass? kg. What is the SI unit of acceleration? Meter per
सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को होल्ड एक पूरे टर्म में क्या बोल देते हैं, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। सो इफ क्वेश्चन विल कम कि व्हाट इज 1 न्यूटन, व्हाट इज 1 न्यूटन। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज नथिंग बट कोई 1 केजी का मास है। मास कितना है, इफ 1 केजी मास मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 केजी का कोई भी ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा हो तो यहां टकराएगा तो कितना फोर्स लगाएगा, हाउ मच फोर्स, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, हाउ मच 1 इंटू 1, दैट इज 1 न्यूटन। ठीक है, नाउ इन द सेम सिचुएशन इफ आई गिव यू कि 2.5 किलो का हाथ, तो मास कितना हो गया 2.5 kg। ठीक है, नो, और ये अपना एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी हिसाब से तो फोर्स कितना होगा 2.5 इंटू 1, दैट इज 2.5 न्यूटन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। नाउ CGS, द सेकेंड पार्ट इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स। इस पूरे टर्म को क्या करते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। न्यूटन को सिर्फ सिंपल कैपिटल एन से भी डिनोट कर देते हैं। नाउ CGS यूनिट ऑफ फोर्स, डायन, नॉट डाइन, डाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, DYNE, डाइन। ठीक है, अब ये डाइन कैसे निकालते हैं, देखो CGS यूनिट में ये इसी को कन्वर्ट करेंगे। तो SI यूनिट क्या होता है, kg 1, लेट सपोज कि 1 मैंने लिखा है SI यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो CGS में क्या हो जाएगा, ये ग्राम, ग्राम यस सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैं इक्वेट नहीं कर रहा हूं अभी। ठीक है, वाई एम नॉट इक्वेटिंग इट, आई विल टेल यू। सी दिस ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर इज नथिंग बट योर डाइन। इसी को क्या बोलते हैं, डाइन। और इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूटन। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन आता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। इन द नेक्स्ट पार्ट आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन। सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन, DYNE। ठीक है, नाउ अब इसको कैसे करते हैं, यहां पे देखो 1 न्यूटन में कितना होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये डाइन में क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg को ग्राम में करोगे कितना आएगा, 1000 ग्राम, यस और नो। मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, सेकेंड को CGS में जो CGS यूनिट और SI यूनिट में ये जो टाइम का यूनिट होता है सेम होता है, उसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 3 to 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ टेल मी, इसको हम क्या कहते हैं, ये पूरे पार्ट को डाइन, और इसको क्या कहते हैं, न्यूटन। तो ये क्या हो गया, 1 न्यूटन इक्वल्स टू या 10 to the power 5 डाइन। दिस इज हाउ विल नॉट रिक्वायर्ड टू मग अप। ओके, so this is it from the Newton's second law. We will solve numerical on the basis of this Newton's second law. Till then you all have to revise it once and we will see it in the next video. Thank you so much. Please do like, share and subscribe and comment so that I can motivate myself and I can prepare more useful video for you guys. Thank you so much.